जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का समझिए कि सेकेंड के तरफ से तीसरा सेकेंड क्लास है। ठीक है, यानी आज हमारा आर्टिकल खत्म हो रहा है। इसके बाद एक टॉपिक बचेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसको, संवैधानिक संशोधन को, और 2 क्लास में संवैधानिक संशोधन को हम लोग खत्म करेंगे। यानी कि फाइनली टोटल 19 क्लास में आपका जो है संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स भी शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग अब देखते हैं, नहीं होता है तो हर दिन एक अलग सब्जेक्ट लेकर के अगर आया जाए, अगर ऐसा लगता है तो ऐसे भी किया जा सकता है और ज्यादा बेहतर है। हर दिन एक एक सब्जेक्ट अगर लेके आते हैं तो समझिए कि आपको जो है अगले 2-3 महीना में मैक्सिमम सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया रहेगा। और आगामी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे बिहार एसएससी हो या फिर सीजीएल हो, दरोगा हो, इन सभी एग्जाम में आपके लिए काफी जो है सो मददगार साबित हो सकता है ये। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह का आप लोग प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, यह देते रहिए। हम मोटिवेट जब तक रहेंगे तब तक समझिए कि आपका बल्ले बल्ले है। मोटिवेशन हमारा खत्म हुआ तो आपका बंटाधार हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें जो है अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो 326 से लेकर के और कहां तक है, 368 तक है। सामान्य तौर पे 368 संवैधानिक संशोधन होता तो 395 तक है, लेकिन उन सब अनुच्छेदों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक है, इन्हीं में से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग वर्तमान टाइम में स्टडी करने वाले हैं। अगर हम 326 अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 325 तक हमने स्टडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, सब जो है सो आपको डाला गया है, प्लेलिस्ट बना करके डाला गया है यूट्यूब पे, और आपका जो है ऐप चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ऐप जो है वहां पर क्लासेस बना करके डाली गई हैं। पॉलिटी का सेक्शन जब खोलिएगा तो उसमें आपको टोटल का टोटल क्लास मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो है सो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं आज किसकी, तो अनुच्छेद 326 की। देखिए क्या कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाएंगे, तो भैया वो वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर चुना जाएगा। वयस्क मताधिकार प्रणाली का मतलब होता है कि 18 वर्ष से अधिक का या 18 वर्ष तक का हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको मतदान करने का अधिकार है। यहाँ पे जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान इन सब की चर्चा नहीं होगी। 18 साल से अधिक उम्र का हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा, हर वो लोग जो भारत का नागरिक है उसको वोट करने का अधिकार होगा। और लोकसभा जो होती है केंद्र की निचली सदन है, और विधानसभा जो होती है वह राज्य की निचली सदन होती है। और इन दोनों का अंदर के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें आम जनता क्या करती है, वयस्क जनता क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। यानी कि जैसे ही वयस्क जनता का बात हुआ, इसका मतलब है कि वह भारत का नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है उसको वयस्क कहेंगे। चलिए अगला आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। हमारी जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, यानी सीटें आरक्षित की गई हैं। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 330 के अंतर्गत। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया कितनी सीटें आरक्षित है, तो याद रखिएगा 84। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है, तो 47। क्या याद रखना है आपको, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों का आरक्षण किया गया है। लेकिन यह आर्टिकल 330 केवल जातियों के बारे में बताता है, जनजातियों के बारे में नहीं। ठीक है, जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट और जनजातियां यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, एसटी जो होता है वह जनजाति के अंतर्गत आता है और एससी जो है उसको जाति कहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो यहां जो 84 मैंने बात किया यह एससी के लिए है, और 47 जो मैंने बात किया वह एसटी के लिए है। एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। लेकिन अनुच्छेद 330 क्या होता क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 331 कहता है लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन का पद। लोकसभा जो है उसमें सीटों की संख्या कितनी है, आपको पता है बाबू, कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में
545 जो है वह सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट आंग्ल इंडियन के लिए हैं और 543 सीट विभिन्न राज्यों से चुन करके आते हैं। तो यहां जो 2 सीटें आंग्ल इंडियन के लिए आरक्षित की गई हैं, इसी के बारे में आपको जो है प्रावधान कौन करता था? 331। अब आप कहिएगा सर आप कह रहे करता था, ऐसा इसलिए क्योंकि संशोधन किया गया और इसको खत्म कर दिया गया। यानी वर्तमान टाइम में लोकसभा में आंग्ल इंडियन का पद क्या है? नहीं है, खत्म हो गया है। यानी प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में आंग्ल इंडियन का भारतीय संविधान के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो याद रखिएगा मात्र 543 सीटें हैं। 545 अब नहीं कहेंगे क्योंकि आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। अगला है अनुसूची 332। यह कहता है विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट ना, ये विधानसभा में कहता है। आपने देखा था 330 आपको लोकसभा में, लेकिन 332 जो है यह विधानसभा में, क्योंकि सभी राज्यों में भी आपके क्या होते हैं? आपके अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं। तो राज्यों का फिक्स नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अनुसूचित जातियों की संख्या काफी ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहां पे काफी कम है। ठीक है, तो उस आधार पर जो है यहां पे राज्यों का अपना अलग अलग कंडीशन हो जाएगा। अगला आर्टिकल क्या कहता है? अगला 333 कहता है भैया कि विधानसभाओं में आंग्ल इंडियन के का आरक्षित सीट, आंग्ल इंडियन के लिए एक आरक्षित सीट कहां पर? विधानसभा में। तो जब भैया मैंने बोला कि आंग्ल इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है, तो यह भी आपका समाप्त हो गया, यानी विधानसभा में भी आंग्ल इंडियन का पद वर्तमान टाइम में नहीं है। आर्टिकल 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का प्रावधान जो है व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 340 कहता है पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी ये ओबीसी की बात करता है, अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी आयोग की जो चर्चा है वो आपको अनुच्छेद 340 में है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। कई एक बार ऐसा मुद्दा होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो आपको एससी और एसटी हैं, एससी और एसटी हैं, इन सब के लिए भी क्रीमी लेयर अनिवार्य कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? क्रीमी लेयर जो है यह अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी एससी एसटी को वर्तमान में आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है। लोग को लगता है कि बस सरकार जो है वो एससी एसटी एक्ट को खत्म कर रही है, मतलब न्यायपालिका, सरकार तो नहीं चाहती है, न्यायपालिका खत्म कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा कि केवल उसने कहा कि भैया जो है एससी एसटी में क्रीमी लेयर को शामिल कर दिया जाए। अब आप कहिएगा सर क्रीमी लेयर क्या है? तो आप सुनते होंगे ओबीसी में पहले से ही क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये क्या होता है? तो देखिए ये होता कुछ नहीं है। एक्चुअली ओबीसी जो है इसमें ओबीसी है, ओबीसी और ईबीसी, इस तरह से कुछ डिवाइड किया गया है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि आप भैया एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, कहां से? अपने नियरेस्ट ब्लॉक से, और वो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा। यानी वह सर्टिफिकेट यह बताएगा कि आप जो है ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपकी जो आमदनी है वह काफी कम है, यानी आपको आरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, यानी आप ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण पाने के हकदार है, यह आप साबित कीजिएगा। किसके तहत? तो अपने ब्लॉक से, अपने पंचायत के क्षेत्र से बनवाइएगा। उसी तरह से एससी एसटी में भी कहा गया कि भैया जो है एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए कि जिनको आरक्षण की आवश्यकता है वो क्या करेंगे? कोई भी फॉर्म वगैरह भरना होगा तो उसमें क्रीमी लेयर उनको शामिल करना होगा। यहां पे एससी एसटी आप हैं, सीधे एससी एसटी शो कर दीजिए, क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं होती है। यानी क्रीमी लेयर आपको यह बताने के लिए डालना पड़ेगा कि भैया आप सच में एलिजिबल हैं आरक्षण के लिए, आपको आरक्षण चाहिए, आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। जैसे अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस मान्य किन का होगा? जिन्होंने अपने ब्लॉक से सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अपने अनुमंडल से सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि मेरी आमदनी सच में जो है एक दायरा तय किया जाता है कि उस दायरे से नीचे आता है, यानी हमको आरक्षण की जरूरत है। बात समझ में आया? और ये जरूरी चीज है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी एससी एसटी काफी गरीब हैं, सभी ओबीसी काफी गरीब हैं, सभी जनरल काफी गरीब हैं। आरक्षण का मतलब ही होता है कि जो उस तबके में काफी नीचे हैं उनको उठाने के लिए काम किया जाए। बात समझ में आया? तो न्यायपालिका ने कोई गलत नहीं कहा था, लेकिन होता क्या है कि अपने यहां जो नेता लोग हैं ना, वो बढ़ा चढ़ा के अपना ड्रामाबाजी करते हैं, और फिर बस जो लोग होते हैं वो भेड़ बकरी की तरह उनकी बात में आकर के अपना जो सो खुद का नुकसान खुद करवा लेते हैं। क्लियर है?
चलिए, तो हमने अब बात किया किसका, हमने बात किया आपका जो है सो आरक्षण के मुद्दों का। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इसमें ज्यादा घुसना नहीं है कि नहीं जो है सो आरक्षण नहीं, क्योंकि अपने भारत देश की हालत ऐसी है कि आरक्षण चाहिए भैया। आरक्षण आप खत्म करिएगा ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ही आसपास में देखिए बहुत सारे ऐसे कास्ट होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको देख के आपको कभी कभी तरस आ जाता होगा कि काश मेरे पास होता तो इनको हम कुछ दे देते। क्या लगता है कि उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा देश या हमारी सरकार उस तरह से विकास नहीं किया। अपने यहाँ क्या हुआ है कि अमीर हमेशा अमीर होते चले गए और गरीब जो है गरीब होता चला गया है। तो उस तरह से विकास नहीं कर पाए है सरकार, या उस तरह से प्रावधान व्यवस्था नहीं कर पाई है सरकार कि सभी लोगों का जो है सो एक समान तरह का विकास हो सके। तो निश्चित रूप से जिसका कम हुआ है, जिसका नहीं हो पा रहा है, उनको थोड़ी बहुत आरक्षण मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है अनुसूची 343। यह क्या कहता है? तो भैया ये संघ की भाषाओं के बारे में बताता है, यानी केंद्र सरकार जो है उसने जो भाषाएं मान्यता दे रखी है उसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलता है? 343। वैसे अगर हम बात करें भारतीय संविधान में भाग 17 है, वह 17 343 से लेकर के और 351 तक जाता है। इसी के अंतर्गत आपको जो है भाषा के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 343 कहता है कि देवनागरी हमारी लिपि और हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ठीक है। आर्टिकल 345 जो है यह कहता है कि किसी राज्य की अधिकृत भाषाएं, यानी कोई राज्य जो है उसको यह सुविधा दिया गया है कि भैया वह अपने राज्य का स्थानीय भाषा मान सकता है। जैसे आप बिहार से हैं तो आपने सुना होगा कि बिहार की जो स्थानीय भाषा है, बिहार का जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, तीसरी राजकीय भाषा संस्कृत है ना। आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का मराठी है, आप जो अगर पश्चिम बंगाल में है तो बंगाली है। यानी कि राज्यों को यह प्रेफरेंस दिया गया है कि केंद्र के अलावे अगर आपको किसी भाषा को स्थानीय भाषा मानना है तो आप उसको मान्यता दे सकते हैं। यह आर्टिकल 345 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 348 कहता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है उसके अंदर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? सामान्य तौर पे यहां पर इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यह सुविधा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह सुविधा दिया गया है कि संविधान ने इंग्लिश को मान्यता नहीं दिया है, फिर भी आप जो है जिस भाषा में न्यायिक प्रक्रिया करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन यह गलत है, क्योंकि भारत की बहुल आबादी जो है उसको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है। और जब जज साहब, वकील साहब आपस में जिरह कर रहे होते इंग्लिश में, और जो व्यक्ति अपने मुकदमा को का जिरह करवाने आया होता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि जज साहब क्या बोले हैं, वकील साहब क्या बोले हैं, हमको सजा हो गया, हम रिहा हो गए। लीजिए, ये कैसी बात हुई? सामने वाला जिस भाषा में जानता है, अब जैसे मैं आया पढ़ाने आपको और मैं यहाँ पे चाइनीज में पढ़ा के आपको चला जाऊं तो उससे आपको क्या जानकारी होगा? आपको क्या पता चलेगा? आपको लगेगा अच्छा मास्टर बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, अब समझे क्या था घंटा। वही हालत अपने यहाँ जो है सो आम जनता की हो जाती है वकील साहब जज साहब के बीच में। आम जनता को बस इतना केवल लास्ट में पता चलता है कि उसको सजा हो गया या उसको जो है वह जो है बेइज्जत बरी हो गया, बस इतना ही पता चलता है। बात समझ में आया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया के लोग हैं वो ठीक है इंग्लिश उनकी अच्छी होती है तो उनकी सुनवाई इंग्लिश में हो, लेकिन अपने यहाँ बिहार वगैरह के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनकी इंग्लिश काफी खराब होती है तो इनकी जो जिरह हो वो हिंदी में भी होनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान जो है सो सरकार को सोचनी चाहिए इस पर। आर्टिकल 351 जो है यह कहता है कि हिंदी भाषाओं के विकास के लिए, माने आर्टिकल 351 यह हिंदी भाषाओं के विकास का प्रावधान करता है कि हिंदी भाषा का भी क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अगला है आपका आर्टिकल 352। यह कहता है भैया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सामान्य तौर पे अपने भारत में राष्ट्रपति के पास आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है और राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें पहले आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 352 देता है। कौन सा आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब घोषणा कर सकते हैं? अब राष्ट्रपति को अगर यह अधिकार मिला है तो भैया इस अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कब? तो मात्र 3 परिस्थितियों में। पहला, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है। दूसरा, कोई युद्ध हो जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तीसरा, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ध्यान रखिएगा, आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा नहीं होगी, लेकिन सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा होगी, ठीक है। जैसे लाठी भला फरसा बंदूक वगैरह लेकर के आप आंदोलन करने चले गए, जैसे देखिए किसान लोग आए हुए थे आंदोलन करने, कोई भी आपातकाल नहीं लगा था,
कोविड के दौरान में आपने देखा होगा सीएए के विरोध में मुस्लिम कम्युनिटी जो है आपको जो सरकार का विरोध कर रही थी, कोई आपातकाल नहीं लगा था। आपका अधिकार है भैया, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत। अगर आपको सरकार की कोई रणनीति पसंद नहीं है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हथियार के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे ज्यादा तगड़ा हथियार लेकर के सरकार घूम रही है, राफेल और तोप वगैरह सब उसके पास है। इसलिए हथियार लेके घूमिएगा तो उस परिस्थिति में आपको आपातकाल की घोषणा हो सकती है। और भारत में अब तक 3 बार, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कितने बार आपातकाल लगा है तो 3 बार लगा है। पहला आपातकाल 1962 में लगा था जब भारत चाइना युद्ध हुआ था। दूसरा आपातकाल जो है 1971 में लगा था जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों आपस में लड़े थे, यानी कि भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था। और तीसरी आपातकाल जो है 1975 में लगी थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने लगा दिया था, ठीक है। सिखों ने जो है विद्रोह कर दिया था उसके विरुद्ध में, लेकिन उस समय आपको सिख जो है हथियार के साथ नहीं आए थे, उस समय इमरजेंसी लगा दिया गया था। और इसी के बाद ध्यान रखिएगा, इसी 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, ये दोनों बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया, लेकिन ये जो है आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया। उसी आंतरिक अशांति शब्द, ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति, इसी शब्द को 78वें इसी शब्द को 48वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, कौन सा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में बदल दिया गया और इसके जगह पर डाला गया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, यानी इसके बीच में एक शब्द डाल दिया गया सशस्त्र, ठीक है, सशस्त्र, सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल जो है वह किया गया। यानी अब जो है केवल आंतरिक अशांति के कारण विद्रोह की घोषणा नहीं होगी, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होगी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप। अगला अगर हम बात करें आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 कहता है संवैधानिक विफलता। अब ये क्या है संवैधानिक विफलता, या इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। यह कब लगेगा, तो अगर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचित करे कि सरकार, हमारे यहां जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। अब संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलने का मतलब क्या हुआ, जैसे विधानसभा है तो विधानसभा में बहुमत पार्टी ही सरकार शासन सत्ता चलाएगी, सरकार चलाएगी, और किसी पार्टी को बहुमत की प्राप्ति हो नहीं, ठीक है, और उस स्थिति में कोई कम बहुमत वाला अगर सरकार चला रहा हो, विफलता है, या फिर बहुमत में थी लेकिन अब सरकार जो की बहुमत में नहीं है, मेजोरिटी जो है सो घट गई है, फिर भी सरकार शासन सत्ता चला रही है, तो उस स्थिति में राज्यपाल जो है लिखित रूप में जब राष्ट्रपति को सूचित करेंगे तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे, और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त पावर शक्ति जो होगी वह राज्यपाल में चली जाएगी। तीसरा है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यह भारत में अब तक नहीं लगा है, ठीक है। आर्टिकल 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। भैया राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य के राष्ट्रपति देश के और राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च नागरिक होते हैं, तो उस स्थिति में जो है इनका संरक्षण अनिवार्य है। आर्टिकल 368 कहता है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, यानी संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। कैसे संशोधन कर सकती है, तो 3 आधार पर। कौन कौन सा, तो पहला साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों का सहयोग, ठीक है, यानी राज्यों का समर्थन। ये 3 कंडीशन होते हैं जिसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और कोई भी नया नियम वगैरह लाया जा सकता है या पुराने नियम में बदलाव किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है आपके सारे आर्टिकल यहीं पे होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पर समाप्त होते हैं। लेकिन इसके पहले 3 आर्टिकल और हम चाहेंगे कि आपको जो है सो एक बार डिस्कशन कर दें, वो 3 आर्टिकल को आप देखिए। वैसे हम बात करते हैं तो उसमें से 2 आर्टिकल की चर्चा हो चुकी है, एक आर्टिकल मैं शायद मिस कर गया था, कौन सा, तो आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का ए। ये तीनों जो आर्टिकल हैं
ये तीनों के तीनों आपको शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 21 का एक कहता है कि सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएंगी। आर्टिकल 45 कहता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा। आप देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र आर्टिकल 45 का ही देन है, जिसमें आपको छोटे बच्चों का टीकाकरण वगैरह होता है, स्वास्थ्य होगा, उनको खाने पीने के लिए दाल वगैरह दिया जाता है, ये उनका पोषण हो गया, खिचड़ी दिया जाता है। और आर्टिकल 51 कहता है कि माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके होते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग फिर इसी चैनल पर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।